आज हम इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इमरजेंसी 25-26 जून 1975 को डिक्लेयर हुई थी। इमरजेंसी भारत के इतिहास में बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखी जाती है। कुछ लोग इसको बहुत काला धब्बा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा अटैक और असॉल्ट था। तो डिफरेंट लोगों का जिसका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, उनका डिफरेंट मायनों से वो इमरजेंसी देखते हैं। इमरजेंसी के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने रेडियो पे जाकर अनाउंसमेंट की थी कि पूरे नेशन को एड्रेस किया था कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हैं और हमें कुछ बाहर की ताकतों और इंटरनल ताकतों की तरफ से देश को बहुत ख़तरा है और ये एक ऐसा ख़तरा है जिसके लिए सिविल लिबर्टीज़ सस्पेंड करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना पड़ेगा जिसको मीसा जाना गया और बहुत नाम ख़राब हुआ इस एक्ट का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो वो बताती हैं अपने एड्रेस में कि देश में बहुत सारा तनाव फैल रहा है। इसका बैकग्राउंड ये था कि उसके कुछ टाइम पहले रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी जिसे जयप्रकाश नारायण, जो सोशलिस्ट लीडर, गांधीयन, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर थे, तो उन्होंने ये कॉल दी थी फॉर टोटल रेवोल्यूशन। उसका टर्म का नाम था टोटल रेवोल्यूशन ना। उसमें उन्होंने कहा था कि टोटल रेवोल्यूशन समाज की तरफ से इस हिसाब से होना चाहिए कि सारा तो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव बॉयकॉट करना चाहिए, अधिकारियों को अपना काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, छात्राओं को यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, टीचर्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, दुकानें बंद कर लो, बॉयकॉट करो। तो उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट अपनी जो सत्ता पे रहने की जो उसकी मॉरल अथॉरिटी है वो लूज़ कर चुकी है, एंड इसीलिए उसको ये या तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये सरकार हटा देनी चाहिए, नहीं तो अगर सरकार खुद से नहीं हटेगी तो फिर ये टोटल रेवोल्यूशन की उन्होंने मांग की थी। नाउ इस पे पूरा डिबेट है कि ये टोटल रेवोल्यूशन की जब मांग हुई तो उसने प्रोपेल किया कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करे, आपातकालीन जैसे इसको कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इमरजेंसी पहले से प्लान कर रही थी। इसकी भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक लॉयर और वेस्ट बंगाल के बड़े नेता थे सिद्धार्थ शंकर रे, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। जैसे पीएन अक्सर उनके बहुत करीबी थे, सो सिद्धार्थ शंकर रे भी उनके बहुत करीबी थे। तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ शंकर रे की ये मैडम गांधी को सलाह थी कि आप अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए और इसमें उनको पूरा लीगल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से समझाया गया था। और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये प्लान पहले ही से ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया गया था, इवन बिफोर जयप्रकाश नारायण की जो रामलीला मैदान की रैली हुई थी, जिसमें सब ऑपोजिशन के लीडर शामिल हुए थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये इंदिरा गांधी के जो सारे विरोधी थे, जनसंघ के प्रतिनिधि थे, बिहार छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, तो कम्युनिस्ट थे, बाकी लोग थे। तो काफ़ी बड़ी तादाद में ऑपोजिशन यूनाइट हो चुका था श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के विरुद्ध। इसमें ये हुआ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिद्धार्थ शंकर रे ने कन्विंस किया कि मैडम आप इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। कुछ लोग कहते हैं कि रैली हुई, उसके रिस्पांस में पैनिक में आकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और इमरजेंसी इस तरीके से डिक्लेयर हुई कि इट वाज अ फुल प्लान प्रोसीजर। जो पावर थी वो सारे न्यूज़पेपर्स ऑफिसेज की तरफ, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं, मालूम था कि 12 बजे प्रिंट होगी, अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि ये खबर बहुत धीमे तरीके से फैले, इस खबर को रोक के जाए। तो इसीलिए सारे न्यूज़पेपर्स की बिजली सस्पेंड कर दी गई थी। सिर्फ कुछ एरियाज़ के जो जगह पर बिजली कुछ भूल गए, कुछ ऑफिशियल्स, वहाँ की बिजली कटी नहीं तो वो पेपर्स प्रिंट कर पाए और इमरजेंसी रिपोर्ट की गई। ऑब्वियसली एड्रेस था, पर जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई काफ़ी लोगों को ये नहीं पता था कि इमरजेंसी क्या है और क्या क्या लिया जाएगा उनसे।
ना जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उससे पहले ही जो रेलेवेंट पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको विपक्ष के नेताओं के घर पे और रेजिडेंस पे भेजा गया था सभी को अरेस्ट करने के लिए, ताकि ये एक कोई रेवोल्यूशन या कोई प्रोटेस्ट ना ऑर्गेनाइज करने पाए। इंदिरा गांधी ये जानती थी कि एक बारी सारे ऑपोजिशन वाले इकट्ठे हो गए थे रैली में, तो अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो एक और मास रैली अगेंस्ट इमरजेंसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ये एक बात थी। पर अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, LK आडवाणी, बड़े बड़े जो जनसंघ के जो नेता थे सभी को अरेस्ट करके इम्प्रिजन किया गया ऑन मेंटेनेंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। इनकी कोई सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, ये लॉयर नहीं कर सकते थे, ये कोई केस नहीं डाल सकते थे, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। इनके केस सुनवाई में आने में 6-6, 8-8 महीने लग जाते थे। सरकार ऑब्वियसली प्रिवेंट करती थी कि इनकी केसों की सुनवाई हो। ऑब्वियसली एक सर्टन क्वेश्चन मार्क था कि जुडिशरी भी इस टाइम बहुत भारी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी इंदिरा गांधी के प्रेशर और पॉलिसीज़ की वजह से। ना इस पे भी एक अलग डिबेट है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। तो इमरजेंसी में जो बहुत स्टैंड आउट करता है, एक तो है ये अरेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, दूसरा है नसबंदी। नसबंदी सबसे ज़्यादा चर्चित एस्पेक्ट ऑफ आपातकाल था। नसबंदी या फोर्स स्टरलाइजेशन, जिसमें आदमी लार्जली आदमियों के साथ हुआ था कि आदमियों को ले जाते थे, एक छोटी सी वैन हुआ करती थी, उसमें 2 डॉक्टर होते थे, एक नर्स होती थी, और पकड़ के आपको उसी वक्त नसबंदी करके उसी वक्त आपको घर भेज देते थे विदाउट प्रॉपर मेडिकल केयर या मेडिसिन के बाद। तो कई लोग ऑपरेशन से मरे, कई लोग ऑपरेशन के बाद मरे। और बहुत एक अजीब स्थिति है जो मुझे ना थोड़ा जापानीज़ नैनजिंग मैसेकर क्या रिमाइंड करती है। नाउ इन नैनजिंग मैसेकर इन चाइना इन World War II, जापानीज सोल्जर्स को ये टारगेट दिया गया था कि जितने चाइनीज़ आप मारोगे, जितने चाइनीज़ मारोगे उतनी प्रमोशन होगी। उसी के तहत इमरजेंसी में ये ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, हेड्स, पॉलिटिशियंस को ये टारगेट दिया गया था कि जितने लोगों की नसबंदी होगी उतना ही आपका प्रमोशन होगा। तो अगर आपका टारगेट 10,000 लोग थे तो इफ़ यू मेट द टारगेट ऑन टाइम, आपने टारगेट टाइमली 1 महीने में पूरा कर लिया, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपको 2 टाइम्स प्रमोशन मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को प्रमोशन भी मिली। दिल्ली में एक एरिया था टर्कमैन गेट, बिहार में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ पर ये अग्रेसिवली हुआ, और यूपी में मुजफ्फरनगर में ही बहुत लोगों की नसबंदी हुई। पर ये एक बहुत ही काला टाइम था इन द सेंस कि ये अंधेरे का वक्त था, इन द सेंस कि गरीब लोगों, चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, इनिशियली अनाउंस किया गया था ये वॉलंटरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका उन्होंने ऐसा नहीं है कि नसबंदी सबसे पहले आइडिया इंदिरा गांधी जी या संजय गांधी जी को ही आया था। ये आइडिया स्वीडन में भी हुआ है, पुराने स्लेवरी के टाइम में अफ्रीकन्स का अमेरिका में भी नसबंदी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसका ये एक नई एक्सपेरिमेंट थी, पर इंडिया में पहली बार ही हुई थी। और नसबंदी एक काला धब्बा इसलिए भी था क्योंकि आदमियों के लिए जिनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, एक तो ये थी अनलेस आपके पास नसबंदी का सर्टिफिकेट हो तो आपको राशन, बिजली, घर या इवन आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल सकता था। तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना था तो आपको राशन मिलता, आपको सर्टिफिकेट दिखाना था तो आपको जॉब मिलती, आपको सर्टिफिकेट दिखाना था तो आपको गवर्नमेंट के जो विशेष बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, उसका आपको फ़ायदा और लाभ मिलता। तो कई लेडीज़ ने चुपचाप अपने हस्बैंड्स को बोला कि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं। हस्बैंड्स काफ़ी नहीं करना चाहते थे नसबंदी, पर बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो हमें पे प्रेशर होगा, सर्टिफिकेट हम नहीं सबमिट करेंगे तो कल या परसों का राशन नहीं मिलेगा और बच्चों ऑटोमेटिकली भूखे मरेंगे। दूसरा पॉइंट जो नसबंदी का स्टैंड आउट करता है कि नसबंदी एक शेम से एसोसिएटेड था। आफ्टर ऑल अगर आपके पास नसबंदी का सर्टिफिकेट हो
तो आपको सारा जो आपका मोहल्ला है और वहाँ के लोग हैं वो जानते हैं कि आपकी नसबंदी हो गई है। आदमियों के लिए बहुत शेम का मैटर था उस टाइम। आपके कई लोगों के रिश्ते टूटे, कई लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि वो नसबंदी की जो शर्म थी, उन्होंने नसबंदी को एक शर्म के तौर पे देखा कि हमारा जो आदमी या एक ह्यूमन बीइंग होने का बेसिक राइट है हमसे लिया गया। सो वो जो शर्म थी ऐसे सरकारी तौर पे नहीं थी, सरकारी तौर पे ये आपका कंट्रीब्यूशन था नेशन बिल्ड करने के लिए, पर जो सोसाइटी की तरफ से इसका प्रेशर था, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एमा टार्लो, उन्होंने अपनी किताब अनसेटलिंग मेमोरीज ऑफ इमरजेंसी में ये इसका विश्लेषण किया है कि नसबंदी में कोई बात नहीं करना चाहता था कि नसबंदी हमारी हुई है। आपके नेबर्स चुपचाप बात करते थे कि उसकी नसबंदी हो गई है, उसकी हो गई है, उसकी हो गई है। और काफ़ी लोग रूमर्स के भी शिकार हुआ करते थे। अगर आपका रिश्ता पक्का हुआ है, दूल्हे को लोग देखने आए हैं, तो अगर आपके नेबर्स से आपकी नहीं पड़ती है तो नेबर ही दूल्हे की फैमिली और उनके रिश्तेदारों को बता देता है इसकी तो नसबंदी हुई है, तो शादी मत करिए यहाँ पर। तो नसबंदी एक बैज ऑफ ऑनर नहीं था। काफ़ी लोगों ने, और जैसे टोटल नंबर एमा टार्लो कहती है 8 मिलियन लोगों का नसबंदी हुआ था। बिहार अलोन में 500,000 लोगों का, 5 लाख लोगों का नसबंदी हुआ था। मुजफ्फरनगर में आई थिंक 25 लोग मर गए थे एक ही दिन में नसबंदी के तहत। तो आई डोंट नो अब ये आंकड़ा सरकारी है या नहीं। सरकारी आंकड़ों पे मैं हमेशा मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एज ए हिस्टोरियन कि सरकारी आंकड़ा बाय इट्स वेरी नेचर थोड़ा लिमिटेड होता है। वो पूरी पिक्चर नहीं दर्शाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं कह रही हूँ कि एमा टार्लो के फिगर्स जो सजेस्ट करते हैं, जो रिकॉर्ड हुए थे नसबंदी के लिए, ऑफिशियल्स ने एक्साइटेड होकर रिकॉर्ड्स जनरेट किए कि हमने इतनी कर ली, इतना टारगेट, क्योंकि टारगेट पे उनका प्रमोशन डिपेंडेंट था और वो देख रहे थे कि उनके सीनियर्स को ट्वाइस द प्रमोशन मिल रहा है, तो वो टारगेट क्यों नहीं अचीव करते। तो लोग डॉक्यूमेंट, तो अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जाऊँ, अगर एमा टार्लो की, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं तो नंबर पड़ता है 8 मिलियन लोगों का नसबंदी ऑन पेपर हुआ था। आई वुड से कि एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज़्यादा हुआ होगा, कई लोगों ने लिखवाया भी नहीं होगा। एक टाइम आया कि वैन्स और एम्बुलेंसेस गांव-गांव जाती थी, आदमी और जो घर वाले थे उनको छुपाते थे, पता करते थे। सरकार के पास इंटेलिजेंस हुआ करती थी, सरकार पता करती थी कि इस एरिया के, इस मोहल्ले के कितने लोगों ने नसबंदी करा रखी है। ये पता किया जाता था कि इस एरिया में ये 2 मकान हैं, इधर नसबंदी नहीं हुई है, इसके अंदर लोग छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से लोग अपने नेबर्स के बारे में बताते थे, उसकी हुई है, उसकी नहीं हुई है, उसकी हुई है, उधर कर लो, वहाँ छुप रहे हैं, वहाँ 4 लोग छुप रहे हैं वहाँ। तो लोगों को इतनी दहशत फैल गई थी उस नसबंदी की, क्योंकि या तो आप नसबंदी से मरते, या आप शर्म से मरते, या आप नसबंदी के बाद जो बॉच्ड अप मेडिकल प्रोसीजर होता था, जिसमें ना तो आपको प्रॉपर दवाई दी जाती थी, आपके इन्फेक्शंस को टैकल करने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, और जाहिर सी बात है आप प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं कर पाते, हाइजीन और उस इश्यूज़ का ध्यान नहीं रख पाते, तो नसबंदी होनी ही थी। तो मेरे तरफ से ये कहना जाएगा कि नसबंदी का उतना डिस्कशन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अरेस्ट की बात करते हैं, जेल में लोगों को डाल दिया, मीडिया को सस्पेंड कर दिया, बट आई वुड से एक नसबंदी पे एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा वो है जो पीपल की जो ह्यूमन राइट है उनसे लिया गया, कि वो डिसीजन मेक करना चाहें कि वो नसबंदी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक इंस्टिंक्ट लॉ ऑफ नेचर है वो आपसे छीना गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी के जो पुत्र थे और काफ़ी एम्बिशियस थे, संजय गांधी, ये उनका डायरेक्टिव था, उनके ऑफिशियल्स और उनके जो कोटरी थी, जगमोहन जो एलजी थे दिल्ली के, इनको डायरेक्टिव था, टारगेट्स थे। संजय गांधी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन तब कायम किया गया था, एक थी आंधी संजय गांधी, ही वॉज लाइक एन आंधी ओनली, लाइक अ स्टॉर्म।
हु केम। तो कुछ लोग कहते हैं कि संजय गांधी जी को पता था कि कितनी नसबंदी कराई जा रही है, कितने लोगों के उत्पीड़न किया जा रहा है। इंदिरा गांधी को भी पता था। माई हंच इज एज अ प्राइम मिनिस्टर हर नॉट नोइंग कि उनको बिल्कुल नहीं पता था कि नसबंदी कहाँ तक पहुँच गई है इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, पुलिस इंफॉर्मेशन, उनकी पार्टी के जो नेता थे, ऑफ कोर्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंदिरा गांधी की दहशत थी कि सब लोग फ्रीली नहीं बोल पाते थे। पर क्या संजय गांधी इस पूरी सिचुएशन को नहीं जानते थे या इंदिरा गांधी नहीं जानती थी, इस पे मेरा एक थोड़ा श्योरिटी नहीं है कि वो नहीं जानते थे इस बारे में। और संजय गांधी जी का जो ये था, ही वॉज वेरी बिग बिलीवर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, इलीगल कॉलोनी, स्लम्स क्लीन करो। उनका था कि शहर सुंदर नहीं लगता है, कैपिटल सिटी है और यहाँ पर ये इलीगल स्लम कॉलोनीज़ हैं जहाँ प्रॉपर हाइजीन नहीं है। बुलडोज़र्स चलाए गए लोगों पे, रातों रात बुलडोज़र्स आते और आपका पूरा घर रेज टू द ग्राउंड करके चले जाते और आपको बोल दिया जाता आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लो। उसका भी जो घर का नया अलॉटमेंट का जो सर्टिफिकेट था, वो अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट तभी मिलता अगर आपके पास नसबंदी का सर्टिफिकेट था। तो सब कुछ कनेक्टेड था नसबंदी का के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि आज हम ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी आज ही सरकारी आंकड़ा आया है कि 1 करोड़ लोगों की नसबंदी हुई थी। गवर्नमेंट ने ये आंकड़ा आउट किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे जैसे हम क्लोज़र टू द ट्रुथ जाएंगे तो नसबंदी का आंकड़ा आई थिंक आगे ही बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, हर एक हिस्टोरियन और हर एक व्यक्ति से बात करो तो नसबंदी का आंकड़ा अलग ही है। बट इमरजेंसी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अरेस्ट होना, इम्प्रिजन होना, एक लॉयर ना मिलना, पुलिस से क्या चार्जशीट है, क्या चार्जेस हैं, ये पता ना करना एक अलग बात होती है। पर आपकी बॉडी फंक्शंस, जो आपकी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी आपसे लिए जाए विदाउट आपके अप्रूवल से, वो एक अलग लेवल का वायलेंस है और अब्यूज़ है जो हम कहना चाहेंगे।